फ्रेंड्स में आप सबका मैं वेलकम करता हूं। आज क्लास 9 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है क्या, तभी स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। एटम्स उसको बोलते हैं, उस पार्टिकल्स को बोलते हैं जो और डिविजिबल नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ होता है, और ब्रिक्स को बनाने के लिए सैंड यूज़ होता है या फिर मिट्टी यूज़ होता है, सॉइल। तो उस सॉइल का जो पार्टिकल है उसको हम लोग ब्रेक करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, छोटा से छोटा करते जाएंगे, और वो एक ऐसे समय पे पहुंचेगा, ऐसे जगह पे पहुंचेगा जब वो और डिविजिबल नहीं हो पाएगा। मतलब सबसे छोटा पार्ट आ जाएगा सॉइल का, और जिसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को ही हम लोग एटम्स बोलते हैं। ठीक है। और काफ़ी सारे एटम्स जब मिल जाते हैं तो हम लोग उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। एटम्स आपको समझ में आया होगा कि स्मॉलेस्ट सब्सटेंस जो है वही एटम्स होता है जिसके बाद उसको और स्मॉल नहीं किया जा सके, उसको हम लोग एटम्स बोलेंगे। ठीक है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे हमारे, वो लोग ऐसे ही करके बताए थे। स्मॉलर पार्टिकल्स जो है यहाँ पे मार्क किया हुआ है, मैंने मार्क किया है, और जिसको हिंदी में परमाणु बोलते हैं, और आगे चल करके उसको फिर से एटम्स का नाम दिया गया है। डिमोक्रिटस कॉल्ड दिस इनविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। ठीक है। और आगे चल करके एंटोनियो एल लवोइसियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination। ठीक है। दो लॉज को इस्टेब्लिश किया केमिकल कॉम्बिनेशन का। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर में दो लॉज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लवोइसियर द्वारा बताया गया साइंटिस्ट। एक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। जिसमें मास का कंजर्वेशन होता है, मतलब कुछ भी हो जाए मास उसका एक जैसा ही रहेगा। ठीक है। कोई भी सब्सटेंस का। और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये डिफाइन कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके बाद जो भी कुछ रिज़ल्ट आता है, लेकिन रिज़ल्ट तो आता है जो भी कुछ, लेकिन मास जो रहता है वो ना ही वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, ना ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट रूल है, लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास जो है वो एज यूजुअल रहेगा। देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। लवोसियर along with the other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to mass of oxygen is always 1:8। वाटर जो कंपाउंड है H2O जिसको बोलते हैं हम लोग, इसमें हाइड्रोजन का दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का पार्टिकल है, और उनके बीच जो रेशियो है वो 1:8 का रेशियो होता है। हमेशा ही 1:8 का रेशियो होता है। जब भी हम उसको हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोगों को 1:8 का रेशियो मिलेगा। 10 जैसे यहाँ पे बोल रहा है, इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डिकम्पोज्ड, 9 ग्राम पानी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा हमेशा। तो 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा। सिमिलरली अमोनिया का केस में भी वही होता है, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन के केस में भी वही होता है कि वो 14:3 रेशियो में ही रहता है। वट एवर द मेथड और सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्रोपोर्शन जो है, यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ही है कि प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बोला है मैनी कंपाउंड्स वेयर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। बहुत सारा कंपाउंड जो होता है, जैसे H2O एक कंपाउंड है, H2O मतलब वाटर।
H2O एक कंपाउंड है जिसमें दो या दो से अधिक, दो यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे देखने को एलिमेंट, एक तो हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, एक ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। दो हुआ ना, दो मिल करके बना तो वो कंपाउंड हो गया। ठीक है, दो एलिमेंट जब मिलता है और मिल करके बनाता है एक सब्सटेंस तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो H2O एक कंपाउंड हुआ। ठीक है, और H को अलग से अगर बोलेंगे तो H एक एलिमेंट हुआ, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ। ठीक है, दोनों एलिमेंट मिल गया तो एक कंपाउंड बनाया H2O, जिसका नाम है, जो पानी का है फॉर्मूला। H2O का मतलब ही होता है वाटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टू और मोर एलिमेंट्स एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर सेम प्रोपोर्शन में भी रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम, हु प्रिपेयर्ड इट, उससे कोई मतलब नहीं है कौन इसको बनाया, कैसे बना। लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन और वाटर के बीच में जो रेशियो है 1:8, वो हमेशा 1:8 ही रहेगा, चाहे कैसा भी रिएक्शन हो, कुछ भी हो, तो उसके बीच में जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, यही कहना है। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन which is also known as the law of definite proportion. This law was stated by Proust as in chemical reaction, in chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. तो हमेशा definite proportion में ही रहता है। The next problem faced by the scientist was to give appropriate explanations of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. नेचर ऑफ मैटर के ऊपर में जॉन डाल्टन, जो ब्रिटिश केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसॉफी. He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter are atoms. His theory was based on the laws of chemical combination. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉ को ले करके डाल्टन जो है वो अपना थ्योरी दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमेशा के लिए, कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी जो है, उस थ्योरी में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पोस्टुलेट्स क्या है। पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो इसका पोस्टुलेट्स ये है, ये आपको याद रखना ही है कि इसमें क्या बताया गया है डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में। ऑल मैटर, फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से ही मिल करके बनते हैं, क्योंकि एटम ही स्मॉलेस्ट चीज़ है। ठीक है, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सिंपल। ठीक है, एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स जो है वो इनविजिबल होता है, खुले आंखों से दिखता भी नहीं है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे वो लॉ। थर्ड है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। बोल रहा है कि एटम्स जो है कोई एलिमेंट का, मान लो हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया गया, एक यहाँ लिया गया, एक यहाँ लिया गया, एक हाइड्रोजन का दो एलिमेंट को हाइड्रोजन का दो एटम्स को लिया गया, तो दोनों एटम का जो मास होगा वो सेम रहेगा, आइडेंटिकल मतलब सेम रहेगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, ये बताया गया 3 में। 4 में बताया जा रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम्स को लेंगे, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम लिए और ऑक्सीजन का एक एटम लिए, तो दोनों का जो मास है वो अलग होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट ही होगा, और जब सेम है तो सेम होगा। ठीक है, यही दोनों है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट 4 में, मास और केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे दो मैंगो लिया तो दोनों मैंगो का प्रॉपर्टी, मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। और दो बनाना का केमिकल प्रॉपर्टी और मास सेम होगा उसका एटम का। ठीक है, एटम मतलब उसका छोटा पार्ट, एकदम स्मॉलेस्ट। पॉइंट 5 में है
एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो होता है, छोटा छोटा एटम्स जो होता है, एकदम छोटा एटम्स जो होता है वो आपस में मिक्स होता है, आपस में मिलता है, कंबाइन करता है, कुछ स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन करता है, ठीक है। और कंबाइन करके क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। जैसे दो हाइड्रोजन को हम लोग ले लेते हैं H2 और एक ऑक्सीजन का एक एटम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मिल करके क्या बन गया, H2O। H2O का मतलब वाटर, एक कंपाउंड बन गया दोनों एलिमेंट से मिल करके, ठीक है। तो वही बोला गया है यहाँ पे। फिर सिक्स्थ है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई एक गिवन कंपाउंड है, जैसे H2O है, कोई एक कंपाउंड हुआ ये, तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, इसमें जो रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, वो कांस्टेंट रहेगा उसी में हमेशा के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर पोस्टुलेट्स, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये आपको याद रखना है 6 का 6 वो पॉइंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया यहाँ पे व्हाट इज़ एटम, ठीक है। एटम क्या है, जो हम लोग बताएं आपको एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। एटम्स इतना छोटा होता है कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि एटम्स इतना छोटा है, ठीक है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड would make a layer barely as thick as this sheet of paper। मिलियंस ऑफ मिलियंस जब एटम्स मिलेगा तो एक पेपर के जितना मोटा एक लेयर बनेगा। तो समझ सकते हैं आप। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, ये दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है एमसीक्यू के लिए। एटॉमिक रेडियस जो मापा जाता है, जो मेज़र किया जाता है, वो कौन से यूनिट में मापा जाता है, नैनोमीटर्स में मापा जाता है, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा नैनोमीटर, 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, nm, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव साइज दिया हुआ है। एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक छोटा जो एटम होगा, हाइड्रोजन का एक छोटा टुकड़ा जो होगा एटम, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसका रेडियाई क्या होगा, मतलब रेडियस क्या होगा, 10 टू द पावर -10। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का दिया हुआ 10 टू द पावर -9। तो सोचिए कितना छोटा है ये सब, है ना। देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, वी माइट थिंक दैट इफ़ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज वाई शुड वी केयर अबाउट देम। मतलब बोल रहा है कि एटम्स इतना छोटा होता है, इतना नेग्लिजिबल साइज होता है इसका, फिर हम लोग इसका केयर क्यों करते हैं। दिस इज़ बिकॉज आवर इंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। इसीलिए करते हैं क्योंकि ये पूरा दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड जो है ये एटम से मिलकर ही बनता है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, भले ही हम इसको देख नहीं सकते हैं, बट दे आर देयर, लेकिन वो लोग वहाँ पे हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू, और कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को प्रभाव डालता है जो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। तो हम लोग अभी मॉडर्न टेक्निक से एटम्स को, एलिमेंट्स के एटम्स को हम लोग देख सकते हैं सरफेस पे। ये रहा यहाँ पे पिक्चर उसका, एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन, ऐसा दिखता है। इसमें एटम्स कितने छोटे छोटे हैं। देन है अगला टॉपिक, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिम्बॉल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसका सिंबल भी होता है। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिम्बॉल्स फॉर एलिमेंट्स इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही ऑल्सो मीन्ट अ डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब हर एक एलिमेंट को सिंबल से नोटिफाई किया जाता था, डिनोट किया जाता था। जैसे हाइड्रोजन को ऐसे सिंबल से डिनोट किया गया है, सबका अलग अलग सिंबल हुआ करता था ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद बेर्जिलियस suggested that the symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of element। फिर ये जो साइंटिस्ट है बेर्जिलियस, इन्होंने सजेस्ट किया कि एलिमेंट का जो सिंबल होना चाहिए वो उसका जो नाम है उसके ही लेटर से होना चाहिए, ठीक है। पहले ऐसा सिंबल हुआ करता था। इन द बिगिनिंग
The names of elements were derived from name of the place where they were found for the first time. ठीक है, तो पहले क्या होता था, एलिमेंट जहाँ पे पाया जाता था, जिस जगह से पाया जाता था, उस जगह से संबंधित उसका नाम रखा जाता था. जैसे द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस. साइप्रस में कॉपर पाया गया तो सी से ही उसका उसका जो सिंबल है वो रखा गया. उसका जो नाम है वो रखा गया. नाम जो है साइप्रस से ही कॉपर रखा गया. सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स. कुछ नाम कलर से भी रखा गया. ठीक है. नाउएडेज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, MCQ में पूछा जाता है. is an international scientific organization which approves names of elements, symbols and unit. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री का. ठीक है, ये IUPAC जो सिंबल का, जो एलिमेंट का सिंबल, नाम, यूनिट जो रखा जाता है उसको अप्रूव करता है, उसको सहमति देता है कि हाँ इसका ऐसा नाम होना चाहिए. ठीक है. हाँ, many of the symbols are first one or two letters of the elements name in English. The first letter of symbol is always written as capital letter in upper case and the second letter as a small lower case. तो यहाँ से हम लोग सिंबल लिखना, सिंबल डिनोट करना यहाँ से स्टार्ट हुआ. और सिंबल जो होता था वो एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता था, या तो वो फर्स्ट लेटर होता था या तो फर्स्ट टू लेटर होता था. तो पहला लेटर कैपिटल होता था और दूसरा लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर होता है लोअर केस में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हाइड्रोजन का हम लोग फर्स्ट लेटर लेते हैं H. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H. एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, दो लेटर इसका लिए हैं Al. तो Al जब लिए हैं तो A कैपिटल है और L जो है स्मॉल है. ऐसा नहीं. देन कोबाल्ट का CO लिए हैं, C कैपिटल और स्मॉल में O. ठीक है. तो इस तरह करके हम लोग सिंबल्स रखेंगे. ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे सिंबल्स दिया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको देखना है और सबका सिंबल्स को आपको लर्न करना है. सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स, एल्युमिनियम का होता है Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरोन का B. ठीक है, ऐसे करके सबका. देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या होता है. द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी proposed was that the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता ही होता है. ठीक है, ऐसा डाल्टन ने अपने थ्योरी में बताया. द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन so well that the scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. Since determining mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the laws of chemical combinations and compounds formed. Let us take the example of compound carbon monoxide, that is CO, formed by कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिल करके बनता है. इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन combine with 4 ग्राम of oxygen to form CO. In other words, carbon combines with 4/3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass unit, जिसको हम लोग एब्रीविएट करते थे पहले AMU से, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज़ नाउ रिटन एज U. एटॉमिक मास को हम लोग U से डोनेट करते हैं. ठीक है, पहले हम लोग AMU से डोनेट करते थे, तो IUPAC जो है इसको चेंज कर दिया. IUPAC ही ऑर्गेनाइजेशन है जो सब कुछ नाम, सिंबल वगैरह ये सब चेंज करने का अप्रूवल देता है. एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. देन वी वुड assign carbon an atomic mass of 1 U, मतलब atomic mass, and oxygen an atomic mass of 1.3 U. However, it is more convenient to have these numbers as whole number or
as near to whole numbers as possible. In 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चुना गया कार्बन 12 का आइसोटोप को, ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़, यहाँ पे ध्यान देना है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास यूनिट इक्वल टू, वह मास यूनिट होता है जो इक्वल होता है 1/12, 1/12वां भाग किसका, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का, कार्बन 12 का 1/12 भाग जो है उसका जो मास है उससे इक्वल होता है, तब वन एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। जैसे इसको समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया है एक एग्जांपल, इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम, ही टेक्स अ वाटरमेलन, मतलब बता रहा है कि एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला है, जिसके पास कोई भी वजन करने का जो वेट होता है वो सब नहीं है, 1 किलो 2 किलो ये सब का, ठीक है। तो वो कैसे वजन करेगा, दिस हैज़ अ मास, तो उसके पास वाटरमेलन है, ही टेक्स वाटरमेलन, वो एक वाटरमेलन को लेता है, एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट। तो उसके पास एक वाटरमेलन है जिसका जो वेट है वो कहता है वो 12 वाटरमेलन यूनिट है या फिर 12 फ्रूट मास यूनिट है। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग, और वो वाटरमेलन का 12 टुकड़ा करता है और वो सारे फ्रूट को उससे मेज़र कर पाता है रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ द वाटरमेलन। जैसे ये 12 पीस कर दिया, 12 पीस कर दिया और ये एक पीस को एक मेज़रमेंट का स्टैंडर्ड मान लिया, तो इसको एक तरफ रखा जहाँ पे हम लोग वज़न रखते हैं 2 किलो 1 किलो, और इसी के हिसाब से इस साइड में सारे फ्रूट्स को तौलने लगा। हम लोग कभी कभी दुकान में देखे भी हैं, इसको पहले वो तौल लेगा, ये मान लो ये आधा किलो का है या 1 किलो का है, तो 1 किलो का हमको वो वज़न रखने का ज़रूरत नहीं है, इसी को रख दिया इस साइड में, ये 1 किलो का तो है ही, और इधर सारे फ्रूट्स को चढ़ाने लगा, 1 किलो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये हो रहा है एटॉमिक मास यूनिट, जो 1/12 पार्ट होता है कार्बन 12 का मास का। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 of the mass of carbon 12 atom। यहाँ पे दिया गया एटॉमिक मासेज ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का दिया हुआ, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। तो एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक तरीका मैंने बताया है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसमें, और ऊपर आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, आप उसको जा कर के देख सकते हैं कि आप मतलब जो रेगुलरली यूज़ हो रहा है जो एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक मास आप कैसे निकाल सकते हैं अगर आप भूल गए तो, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, वो मैंने बताया है, वो आप वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे याद करना है और कैसे निकालना है। अगला टॉपिक है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कैसे करता है। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बहुत सारे एलिमेंट का जो एटम होता है, छोटा कण होता है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करता है। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम्स जो है मिल करके बहुत सारे एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाता है। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील और टच, और यही एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स बनाता है, आयंस बनाता है, और यही मॉलिक्यूल्स और आयन जो है मिल करके बड़ा नंबर में, लार्ज नंबर में मिल करके मैटर बनाता है, और हम लोग उसको देख पाते हैं और फील कर पाते हैं और टच कर पाते हैं। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मैंने बताया, बहुत सारा एटम्स जब मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अ मॉलिक्यूल इज़ इन जनरल अ ग्रुप ऑफ
two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. Atoms of the same element or of different elements can join together to form molecules. तो एटम्स आप कह सकते हैं कि जैसे वाटरमेलन का एटम, वाटरमेलन का भी एक छोटा से छोटा कण होगा, तो वाटरमेलन का भी एटम्स, अलग अलग एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बना सकता है। और वाटरमेलन का कुछ एटम्स आए और एप्पल का कुछ एटम्स आए, दोनों का एटम्स मिल करके भी एक मॉलिक्यूल बना सकता है। वही लास्ट में ये बोला गया है कि डिफरेंट एलिमेंट का भी एटम्स आ करके मिल सकता है और सेम एलिमेंट का भी एटम्स आ करके मिल सकता है और मिल करके मॉलिक्यूल्स बन सकता है। तो मॉलिक्यूल दो तरीके से बन सकता है, सेम एलिमेंट का भी एटम आके बना सकता है और डिफरेंट एलिमेंट का भी एटम्स आ करके मॉलिक्यूल बना सकता है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो होता है वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से आता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। एटम्स उसका सेम होता है, सॉरी, कोई एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन का जो एटम्स आएगा वो सेम टाइप का ही होगा, अलग अलग टाइप का तो होगा नहीं। अभी हाइड्रोजन का एटम है तो वो हाइड्रोजन का ही जैसा रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जैसा तो हो नहीं सकता। अभी जैसे बनाना का एटम है तो बनाना का जो फीचर है वही उसमें रहेगा ना, उसमें एप्पल का फीचर तो नहीं आएगा ना। तो वो एटम जो होगा वो एक ही जैसा होगा। बनाना का छोटा छोटा जो टुकड़ा करेंगे हम, एटम्स बनाएंगे अगर हम उसका, तो वो तो एक ही जैसा रहेगा अपने टाइप का, वो ऑरेंज के जैसा तो नहीं हो जाएगा ना। वही कह रहा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम etc आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो हीलियम का, आर्गन का, ये सब का जो एटम है वो एक ही एलिमेंट का टाइप से बनता है। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल के केस में हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉन मेटल में अलग अलग एलिमेंट का भी एटम्स आकर के मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज़ नोन एज डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग जब देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन O2 है। ऑक्सीजन में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है O2। ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो जब 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, सिर्फ ऑक्सीजन का ही 2 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन एक ही चीज़ हुआ, एक ही एलिमेंट हुआ, और एक ही एलिमेंट का 2 है, तो इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है। इफ़ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल, अगर 3 रहेगा, जैसे O3, अगर तीन एटम रहेगा इसका, तो क्या होगा, इफ़ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स आ जाता है। ठीक है, यूजुअली तो 2 ही होता है, लेकिन 3 आ जाता है तो उसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, तब उसको ओजोन गैस वो बन जाता है, O3 ओजोन गैस का फॉर्मूला है। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटोमिसिटी। तो जो नंबर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 3 कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इसी को बोलते हैं इसका एटोमिसिटी। इसका एटोमिसिटी, ओजोन का एटोमिसिटी क्या है, 3 है, ऑक्सीजन का क्या है, 2 है। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। कार्बन में सिंपल स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, और इसमें बहुत लार्ज और इनडेफिनिट, बहुत ही माने अनगिनत नंबर ऑफ एटम जो होता है वो इसमें बॉन्ड किया हुआ रहता है कार्बन में। एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट में, ये देखिए। ऑक्सीजन का जब किया डाई एटॉमिक हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, इसीलिए डाई एटॉमिक कह रहा है। ठीक है। और ओजोन का क्या हो जाएगा, ओजोन में तीन एटम है, तो ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। उसी तरह से हीलियम, आर्गन, इसमें एक ही तरह का है, तो इसलिए एक ही तरह का रहेगा तो मोनो एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है।
molecules of compounds, atoms of different elements joined together in definite proportion to form molecules of compounds। वही बोला मैंने, H2 जैसे वाटर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिल करके, जैसे हाइड्रोजन का दो एटम आया और ऑक्सीजन का एक एटम आया, तो ये मिल करके एक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, ये कंपाउंड बना दिया और इसको H2O बोलते हैं, जिसको हम लोग वाटर कहते हैं। ठीक है, तो वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है। दो हाइड्रोजन है, दो एटम हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है। तो यही यहाँ पे कहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, डिफरेंट एलिमेंट हुआ, जॉइन टुगेदर, दोनों यहाँ पे जॉइन करता है एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में, 1:8 प्रोपोर्शन में, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 3.4। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस रेशियो में, प्रोपोर्शन में वो लोग मिलता है। जैसे वाटर का पहला दिया हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है और वो 1:8 रेशियो में मिलता है। अमोनिया NH3 है जिसका फार्मूला, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके बनता है, जिसमें 14:3 रेशियो में बनता है। ठीक है, जिसमें उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, जिसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके बना है और 3:8 रेशियो में है। उसके बाद आता है आयन। व्हाट इज़ आयन? कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंपाउंड जो है उसमें मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, और वो क्या करता है, वो कंटेन करता है चार्ज्ड स्पेसीज, जिसमें चार्ज्ड स्पेसीज होता है। कोई कंपाउंड है जिसमें मेटल हो, नॉन मेटल हो, लेकिन वो मेटल और नॉन मेटल में चार्ज्ड स्पेसीज भी हो सकता है। द चार्ज्ड स्पेसीज आर नोन एज आयन्स। जो चार्ज पार्टिकल होता है वही आयन कहलाता है। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम। आयन्स में एक सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑफ देम, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है जिसका टोटल चार्ज दिया रहता है। एन आयन कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों में से कुछ हो सकता है। अ निगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन। ये MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि निगेटिवली चार्ज्ड आयन को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को आयन को कैटायन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, सोडियम क्लोराइड को लिया गया जिसका फॉर्मूला है NaCl। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सोडियम आयन है Na+, एंड निगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन्स है Cl-। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। सम आयोनिक कंपाउंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स, इसको कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन है, और रेशियो दिया हुआ किस रेशियो में है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड में क्या क्या है, कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन है। इसके बाद आ रहा है राइटिंग केमिकल फार्मूला। कोई भी कंपाउंड का हम लोग केमिकल फार्मूला हम लोग लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। उसमें जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर क्या क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर में क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, तो इन दोनों का सिंबल को ले करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला के तौर पे। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजीली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बॉल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। हम लोगों को सारा सिंबल याद करना पड़ेगा जो कि नीचे चार्ट में दिया हुआ है। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। और जो उसका कंबाइनिंग पावर होता है, कैपेसिटी होता है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज्ड
to find out how the atoms of an element will combine with atoms of another element. तो वैलेंसी कैन बी यूज, वैलेंसी को ही यूज़ किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए। क्या? हाउ एटम्स, कोई एक एलिमेंट का एटम जो है दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे मिक्स हो सकेगा, कैसे कंबाइन हो सकता है, उसको वैलेंसी डिटरमाइन कर सकता है। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। वैलेंसी उसी तरह से है जैसे किसी का हाथ होता है, वैसे एटम्स का हाथ होता है, वैसे ही वैलेंसी है हाथ के जैसा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स है जिसका नाम दिया हुआ है और सिंबल दिया हुआ है, सिंबल ऑफ सम आयन्स। ये देखिए नेम ऑफ आयन और उसका सिंबल दिया हुआ है। सोडियम का Na होता है सिंबल और उसमें आयन जो है आयन है इसलिए Na प्लस है। पोटासियम का K प्लस है, ठीक है। और इधर नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक एलिमेंट में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस, हाइड्राइड इस तरह से है, ऑक्साइड, इधर पॉली एटॉमिक आयन्स है। The rules that you have to follow while writing the chemical formula are as follows. इस रूल से हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं कैसे? द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस होना चाहिए, वैलेंसी या चार्ज जो भी है उसका। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ अ मेटल, जब कोई कंपाउंड के अंदर में एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, अ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज़ रिटन फर्स्ट। उस टाइम में पहले मेटल का नाम लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल, मतलब जो कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड मिल करके बनता है, जैसे H2O बना था, एक कंपाउंड है ना। बार बार मैं H2O को दिखा रहा हूँ ताकि वो समझ में आए। H2O जिस तरह कंपाउंड, उस तरह बहुत सारा कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे CaO दिया हुआ है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल होना चाहिए। जैसे सोडियम क्लोराइड एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। आयरन सल्फाइड, ठीक है, आयरन मेटल है और सल्फाइड नॉन मेटल है। तो जो मेटल है उसका नाम, उसका सिंबल जो है वो पहले लिखाएगा। जैसे आयरन सल्फाइड है तो आयरन और सल्फाइड में आयरन मेटल है इसीलिए Fe, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। तो Fe को हम लोग पहले लिखेंगे और S को, सल्फाइड का S को बाद में लिखेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर मेटल है इसीलिए कॉपर का सिंबल जो होता है वो पहले लिखेंगे, Cu कॉपर का है और ऑक्साइड का O है। समझ गए? Where oxygen, chlorine, sulfur are non-metals and are written on the right, whereas calcium, sodium, iron and copper are metals and are written on the left. In compounds formed with polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. For example, MgOH whole 2. In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. अगर OH जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो MgOH होल 2 है, अगर OH एक ही रहता तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देते। यहाँ पे OH कंपाउंड जो है उसका नंबर 2 है, वो 2 है, 2 भाग है उसका, इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट दे करके यहाँ पे 2 लगाया गया है, ठीक है। उसका Mg से कोई लेना देना नहीं है इस 2 का। ये 2 जो इस ब्रैकेट के बाहर है तो इस ब्रैकेट के अंदर जो है OH, ये दोनों का भाग है, ये दोनों के लिए है। द ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। द फॉर एग्जांपल NaOH, यहाँ पे OH जो है, OH का एक ही भाग है इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे OH 2 भाग होता तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे के नीचे में ऐसे 2 लिखना पड़ता, NaOH2 होल 2, ठीक है। बट वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल है वो। Formula of simple compounds. The simplest compounds which are made up of 2 different elements are called binary compounds. Valencies of some ions are given in table 3.6. You can use this to write formula for compound. While writing the chemical formulae for compounds, we write the constituent elements and their valencies
as shown below, then we must cross over the valencies of the combining atoms. तो हम लोग फार्मूला इस तरह से लिखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हम लोग सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H और क्लोराइड का सिंबल हो गया Cl, और हाइड्रोजन का वैलेंसी उसके नीचे लिखेंगे 1 और क्लोराइड का वैलेंसी जो है उसके नीचे लिखेंगे 1 और देन इसको क्रॉस ओवर करेंगे। ठीक है, तो ये 1 चला गया हाइड्रोजन के पास और ये 1 चला गया क्लोराइड के पास। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, 1 1 है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, HCl बन गया। जैसे फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है 1 और सल्फाइड का यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस किए तो हाइड्रोजन का 2 आ गया और S का 1 है तो H2S बन गया। उसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का बना है CCl4, और उसके बाद यहाँ पे आयंस का यूज़ होता है। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2+, फर्स्ट फॉलोड बाय सिंबल ऑफ एनायन Cl-, देन देयर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस्ड टू गेट द फार्मूला। फिर उसके बाद क्रॉस कर दिया गया। Mg का 1-, Cl का 2+, ये बाद में हुआ। Mg का जो होता है चार्ज 2+ और Cl का होता है 1-, और इसको क्रॉस करने के बाद Mg के पास 1 आ जाएगा और Cl के पास 2 आ जाएगा क्रॉस करने के बाद। ठीक है, MgCl2 बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। Thus in magnesium chloride there are 2 chloride ion. For each magnesium ion the positive and negative charges must balance each other and the overall structure must be neutral. Note that in the formula the charges on the ions are not indicated. फार्मूला में हम लोग चार्ज को इंडिकेट नहीं करते हैं, प्लस माइनस को। ठीक है, यहाँ फार्मूला जब बन गया तो इसमें चार्ज को इंडिकेट नहीं करते हैं। यहाँ कुछ और एग्जांपल है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। Al का चार्ज है 3+, O का चार्ज है 2-, और जब ये क्रॉस करके हम लोग मिलाएंगे तो Al का हो जाएगा 2 और O का हो जाएगा 3, तो Al2O3 बन गया। यहाँ पे चार्ज को नहीं दिखाएंगे फार्मूला में। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है। Here the valencies of 2 elements are same. You may arrive at the formula Ca2O2, but we simplify the formula as CaO. दोनों को यहाँ पे 2 मिल रहा है, Ca को भी 2 मिल रहा है, O को भी 2 मिल रहा है, तो इसको Ca2O2 लिख सकते थे, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, दोनों 2 को कैंसिल कर दे रहा है और CaO कर दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का दिया हुआ है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है। नोट दैट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2। इसका CaOH2 फार्मूला है एंड नॉट CaOH2। होल 2 और 2 में OH2 अगर लिखोगे तो इसमें फ़र्क है। ठीक है, वी यूज़ ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फार्मूला। ब्रैकेट देने का मतलब हुआ OH के लिए वो 2 है, पूरा OH के लिए, और अगर ब्रैकेट नहीं देंगे, अगर हम लोग CaOH2 लिखेंगे तो ये 2 जो है सिर्फ इसका माना जाएगा H का, और अगर हम ब्रैकेट दे देंगे तो ये जो 2 है ये दोनों का माना जाएगा, O और H दोनों का। ठीक है, यही फ़र्क है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट को नहीं दिया है, फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3, तो ये जो 3 है ये C का नहीं है, ये ओनली O के लिए है। इन द अबव एग्जांपल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ़ देयर इज ओनली 1 आयन प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद मॉलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट है। मॉलिकुलर मास हम लोग जान लेंगे, ये ठीक है, इजी है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सेक्शन 3.2.2 वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास।
This concept can be extended to calculate molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule. कोई भी एटम है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें जितना भी एटम है उन सारे का जो एटॉमिक मास है उसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो मॉलिकुलर मास हम लोगों को मिल जाएगा. इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल पहला दिया हुआ है. पहला यहाँ पे कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ H2O वाटर का. तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. ठीक है, ये 16 कहाँ से आया, यही मैं बताया हूँ एक प्रीवियस वीडियो में, वो आप देख लीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड किया हूँ, आप देख लीजिए वो छोटा वीडियो. तो सो द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, विच कॉन्टेंस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. जैसे ये है H2O, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है ना. तो एक एटम का मास कितना होता है हाइड्रोजन का, एक एटम का होता है 1, तो 2 एटम है तो इसीलिए 2 से इंटू कर दिया, फिर प्लस किया, फिर ऑक्सीजन पे गया. ऑक्सीजन का एक एटम का एक ही एटम है, तो एक एटम का मास है 16, एक ही एटम है इसीलिए 1 से इंटू किया, तो 2 इंटू 1 और इधर 16 इंटू 1, तो 2 + 16 हो गया, तो ये 18 हो गया. ठीक है, ऐसे मॉलिकुलर मास कैलकुलेट हो गया. मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3 देखो लिखा है, तो एटॉमिक मास ऑफ H लेना है और एटॉमिक मास ऑफ N लेना है. ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ 3 एटम लेना है ऑक्सीजन का, क्योंकि O 3 है, HNO3, H कितना है, H 1 है, N कितना है, ये 1 है, और O कितना है, O 3 है. तो 1 इंटू H का, H कितना, H का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिया है यहाँ पे, ये देखिए. तो इसका N का कितना हो जाएगा 14, तो 14 इंटू 1 लिया है, और ये 48 हो गया आपका. 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 3 किया यहाँ पे, तो 48 आ गया, और सबको ऐड किया तो 63 आ गया. ठीक है, ऐसे 1 इंटू 1 ये हो गया हाइड्रोजन का, इसमें प्लस करेंगे आपका N का, N भी 1 है, 1 इंटू 14, फिर प्लस ऑक्सीजन का एक का होता है 16 इंटू ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 भाग है, इंटू 3 करेंगे, तो इसी से 63 आएगा.